गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अ ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरियाज अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी हेल्प से। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए खुद ना बनाते हुए किसी और पर डिपेंड होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और से अपना फूड गेन करते हैं वो कहलाते हैं हेटरोट्रॉफ्स। सबसे अच्छा एग्जांपल है हम ह्यूमन बीइंग। हम हमारे फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं और एनिमल पर डिपेंड होते हैं। हम खुद प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड नहीं बना सकते, इसलिए हम हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपने फूड चेन वगैरह में देखा होगा, जैसे कि लॉयन है, वो सभी एनिमल्स को खाता है। काऊ ग्रास खाती है, ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल, कार्निवोरस, इन सबको देखा है हमने। ये सभी कोई प्लांट खाता है तो कोई दूसरे एनिमल को खाकर अपनी सर्वाइवल करते हैं, ठीक है, और अपना फूड गेन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं यहाँ पर टोटल अर्थ पर, वो सभी एक ही टाइप का अगर फूड लेंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी अगर प्लांट खाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सभी की बॉडी भी अलग अलग होती है, यानी सभी एक टाइप का फूड गेन नहीं कर सकते, सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होती है, ठीक है। बट ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फूड गेन करते हैं वो फूड को अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को, और बॉडी के अंदर उसको सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब कुछ तो अंदर ही उसे खाते हैं और खाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, बाहर ही तोड़कर उसे खा लेते हैं। ब्रेक डाउन करना दैट मीन्स क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना। तो हम जो खाना खाते हैं, जैसे हम मुंह से चबाते हैं तो खाने के टुकड़े होते हैं, उसे चबाते हैं, वो पेट में जाता है, एसिड उसको गलाता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग करता है। ये सब प्रोसेस हमारी पेट के अंदर होती है ना, मतलब हमारे स्टमक में होती है। जबकि यहाँ पर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि फंगाई। यहाँ पर ये फंगाई का एग्जाम्पल है। ये फंगाई जो ब्रेड पर, फंगाई का कौन सा टाइप, ये मोल्ड जिसे कहते हैं, जो ब्रेड की सड़न होती है ना, जनरली ब्रेड सड़ जाती है तो उसके ऊपर आपको फफूंद जैसा दिखाई देगा। फिर ये यीस्ट और मशरूम है, ठीक है। ये सभी बाहरी फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर खाते हैं। जैसे कि ब्रेड है तो ब्रेड को सड़ाकर धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पार्टिकल उसे डाइजेस्ट बाद में करते हैं, पहले उसे बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। जो मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल बताया, कुछ उस पूरे मटेरियल को लेते हैं और बॉडी के अंदर उसे ब्रेक करते हैं। What can be taken in and broken down depends upon the body design and functioning। अब देखो, हम सभी एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, यानी सभी अपना फूड भी अलग अलग तरीके से गेन करते हैं। साथ ही उस फूड का जो डाइजेशन होता है, उसमें से जो एनर्जी बनती है, उसका तरीका भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब जो हमने टोटल छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ा होगा, सिम्बायोटिक के बारे में। फिर उसके अलावा पैरासाइट्स पढ़ लिया। पैरासाइट्स के बाद है सेप्रोफाइट, और सेप्रोफाइट के अलावा आपने एक इंसेक्टिवोरस भी सुना होगा, ठीक है। ये सभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, ठीक। जैसे कि पैरासाइट्स में आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हैं, खुद नहीं बनाते, खुद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते। जैसे कि अमरबेल को कैस्कटा कहते हैं। ये क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकती। ये जिस पेड़ पर फैल जाती है उसी पेड़ के तने से चिपककर अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। वो प्लांट खुद फूड बनाता है, वो ट्री खुद फूड बनाता है और उससे
किया हुआ प्रिपेयर फूड जो रहता है वो ये कैस्कटा लेता रहता है, ठीक है। और ये लाइस है, लीचेस है, जू जो होती है ना छोटी छोटी, वो अपना सबका फूड इसी तरह मतलब दूसरे एनिमल की बॉडी पर चिपकी हुई आपने देखी होगी, लाइस और लीचेस वगैरह। ये क्या करती है, दूसरे एनिमल का खून चूसती है और अपनी बॉडी का सर्वाइवल करती है। इस तरह से ये दूसरे एनिमल से अपना खाना लेती है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स भी देखा होगा आपने, फंगाई या फफूंद से ले लेते हैं अपना खाना। सिम्बायोटिक रहता है, सिम्बायोटिक में दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फूड बनाते हैं और कंप्लीट न्यूट्रिशन लेते हैं एक दूसरे से आधा आधा शेयर करके, ठीक है। जैसे एल्गे और फंगाई, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, हमने देखा था। तो इस तरीके से ये आपने बचपन में पढ़ लिया है, 6th 7th 8th तक भी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम हम कई बार पढ़ चुके हैं, अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो दैट मीन्स जिनकी पूरी बॉडी मिलकर एक ही सेल से बनी है, जैसे हमारी बॉडी कई सारी सेल से मिलकर बनी है। ये यूनिसेल्युलर है, मतलब इनकी पूरी बॉडी बस एक सेल के बराबर होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, ठीक है। और अब अगर ये इतने छोटे हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स ये भी अपना फूड लेते हैं, इनकी भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। तो जो खुद ही एक सेल हो, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हो, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी, वो अपना फूड कैसे गेन करेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ एक प्रोसेस बताई गई है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है ये, यानी कि सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल होती है इनकी, और इनकी जो पूरी सरफेस है, इस सेल की जो बाउंड्री है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल तो होती है, और इसी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के कारण ये कहीं से भी छोटा पार्टिकल अगर इसे दिख जाता है, ठीक है, तो ये उसके पास जाती है और धीरे धीरे आप ये देखिए इसकी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बढ़ाती है। इस तरह से ये वाला हिस्से से कम करती जाती है, देखिए यहाँ कम होता जा रहा है, और ये यहाँ से बढ़ाती जा रही है, स्ट्रेच करती है। और इसका जो शेप होता है ये इरेगुलर होता है। इरेगुलर शेप क्यों होता है, ये आगे इस तरह से एक कन्फर्म शेप क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी जो आगे की ये जो इरेगुलर शेप है, इसकी हेल्प से ही ये कभी अपने शेप को कम छोटा बड़ा करके आगे की तरफ मूव कर सकती है, इस आसपास के स्ट्रक्चर के कारण ही। तो इसी स्ट्रक्चर के कारण ये फूड भी इस तरह से गेन करेगी, फूड को इस तरह से अंदर दबाने की कोशिश करती है और इस तरह से इसे बंद कर लेती है, जिसे क्या कहते हैं, वैक्यूल, ठीक है। अब ये स्पेस इसकी धीरे धीरे कम करती जाती है ताकि इस पर एक दबाव बने और ये इसकी स्किन के अंदर चला जाए। और जैसे ही अंदर चला जाता है तो अंदर इसके सेल के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू ये जो पार्टिकल है ये डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है और बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जिस तरह से उसने उसे गेन किया था उस तरह से बॉडी से आउट कर देती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, जो कि आपने ये देखा होगा, बहुत सिंपल तरीका है इसका। जो वैक्यूल होता है ना, ये जो वैक्यूल मतलब ये जो होल बनाया है, ये इस तरीके से एक जगह बना दी है अंदर, जिसके अंदर ये आ गया है। यहाँ पर कई सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वैक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये पूरा टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल में, ये जो फूड आइटम है ये। और जैसे ये टूटेगा तो इसके अंदर से एनर्जी जो होगी वो अमीबा गेन कर लेगा, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अमीबा ले लेगा और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल को वो बॉडी से बाहर कर देगा। इस तरह पैरामीशियम है, ठीक है, वो भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर भी उसका एक डिफाइनेट शेप होता है पैरामीशियम का, अमीबा का नहीं होता है, ठीक है। और वो भी स्पेसिफिक स्पोर्ट से फूड गेन करेगा और इस तरह से ही डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी भी होती है। तो यहाँ पर एक टॉपिक आपको प्लांट का दिया था जो कि ऑटोट्रफ होते, तो ऑटोट्रफ आप अच्छे से समझ चुके, जो आगे हमने देखा फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस। दूसरा आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया है फूड के लिए, कैसे वो अपना फूड गेन करते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम सिर्फ डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। डायग्राम में सिर्फ आप डायग्राम की नेम लर्न करेंगे, देन पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। सबसे पहले 5 स्टेप में ये पूरा हमारा जो डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग का वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप मतलब अब आप खुद सोचिए,
आपके सामने थाली रखी है और खाना खाने बैठे हैं, तो सबसे पहली शुरुआत आप क्या करेंगे? आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी रखा है उसमें से आप एक बाइट लेंगे और वो बाइट अपने मुंह के अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, आप उसे चबाते हैं। चबाने में आपकी टंग, जीभ और दांत, ये दोनों का मेन रोल होता है, ठीक है। और जब आप उसे चबाकर उससे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो आपके इस थ्रोट के थ्रू या गले से नीचे की तरफ आ जाता है। तो किसी भी पर्सन में जो शुरुआत होती है जहाँ से फूड वो उसके मुंह के अंदर जाता है, तो पहली प्रोसेस खाने को उठा के मुंह के अंदर रखना कहलाता है इंजेशन। क्या कहलाता है? इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद चबा हुआ फूड इस फूड पाइप के थ्रू कहाँ पर आता है? स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर उसका होता है डाइजेशन, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। वहाँ से जब नीचे आता है तो नीचे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ से डाइजेस्ट हुआ फूड है वो कुछ और बच जाता है। यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, यहाँ पर हम कहेंगे पार्शियली डाइजेस्ट होता है। पार्शियली डाइजेस्ट फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो फर्दर और ब्रेक होकर पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये आसपास, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास ब्लड वेसल होती है, वो इससे लेकर चले जाती है, ठीक है। और वो ब्लड वेसल इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास लिपटी होती है और उस लपेटी हुई स्ट्रक्चर जो बनी होती है गुच्छों जैसी, और उसमें से न्यूट्रिशन को खींचकर बॉडी तक पहुंचाती है। तो जब वो ब्लड वेसल यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास चिपक कर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या ले लेती है? न्यूट्रिशन, जिसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया उसने सारा न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए था, जो उसे हर एक बॉडी की हर एक सेल तक भेजना है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये सब कहाँ होगा? सेल के अंदर, ठीक है। आप 9th क्लास में सेल की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि बॉडी की पूरी बॉडी की एनर्जी कहाँ बनती है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर कब बनेगी? जब ये न्यूट्रिशन सेल के अंदर जाएंगे, तब सेल क्या बनाएगी इस न्यूट्रिशन से? एनर्जी। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ले लेता है, तो ब्लड ले लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड ने। अब ब्लड वेसल्स उससे लेकर कहाँ चली जाती है? बॉडी के हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने चली जाती है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, ठीक है। और फिर जब पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसके बाद बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट ये बड़ी आंत में आता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और बड़ी आंत से होता हुआ ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से आउट होना इजेक्शन कहलाता है। बॉडी के अंदर होना इंजेशन और बॉडी के बाहर होना इजेशन, ठीक है। और बीच में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ये 5 स्टेप में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल टॉपिक इंजेशन से, ठीक है। तो इंजेशन में आप याद रखिए ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा जो दे रखा है ऊपर ऊपर का पोर्शन, इसमें सबसे पहला माउथ होता है, ठीक है। उसके ऊपर सबसे आगे लिप्स होते हैं। देन जब हम ऐसे मुंह खोलते हैं, आ करके देखो, आप मुंह खोलो, ये वाली जो स्पेस है ये देखिए, ये ब्यूकल कैविटी कहलाती है। ब्यूकल कैविटी एक खाली जगह होती है हमारे मुंह के अंदर, जिसमें हम अगर देखें तो तालू भी नजर आता है, दांत जमे हुए हमारे दिखाई देते हैं, एक जॉ नीचे की तरफ है, एक जॉ ऊपर की तरफ है, ठीक है। और 32 दांत है टोटल, 32, ठीक। और बीच में टंग होती है, नीचे वाले जॉ के बीच में क्या होती है? टंग होती है। टंग यहाँ पीछे थ्रोट से कनेक्ट होती है और आगे का एंड उसका फ्री रहता है, मस्कुलर होती है, ठीक है। तो आप ये खुद अपने मिरर में अपना मुंह को खोलकर ये सारी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और ये जो खाली जगह है ब्यूकल कैविटी है। तो जब आप ये जो टंग है, जब आप पहले फूड ले रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंजेशन प्रोसेस। फूड जैसे ही अंदर जाता है तो उस फूड को जो आपका जो तालू है ऊपर का, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। आपके मुंह में आप चेक करेंगे जब किसी भी टाइम पर हमेशा नमी रहती है। नमी मतलब आपका जो
मुंह होता है, ये जो गैप होती है ब्यूकल कैविटी, ये हमेशा गीला सा होता है, नमी वाला होता है, ठीक है। एक रस है मुंह में जिसे आप नॉर्मली थूक कहते हैं, बहुत हिंदी में हम उसे थूक कहेंगे, इंग्लिश में हम उसे सलाइवा कहते हैं, ठीक है। और लार भी कहा जाता है उसे, लार, थूक या सलाइवा, जो हमेशा आपके मुंह में रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब आप बोलते हैं या फिर जब कुछ खाना खाते हैं तो आपके गले को, थ्रोट को सूखने भी नहीं देता, साथ में जब खाना खा रहे हैं तो ये जो रस है ना, लार रस, ये लार रस या सलाइवा है, ये आपके खाने में मिक्स हो जाता है और खाने को गीला बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि जब तक उसमें मिक्स नहीं होगा तो खाना आप सूखा कुछ खा रहे हैं या आप सब्जी रोटी खा रहे हैं तो वो इतना सफिशिएंट गीला नहीं है, इतना सफिशिएंट सॉफ्ट नहीं है कि वो आपकी फूड पाइप से होकर स्टमक तक पहुंच जाए। वो छील देगा इसको, ठीक है, इसकी स्किन को झिल देगा। तो उसे सॉफ्ट और नरम बनाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसके लिए क्या होता है, उस फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है। अब इसका अच्छा एग्जांपल है, आप खाना खाइए, जब आपने बहुत अच्छा पिज्जा, बर्गर सब कुछ खाया है, लेकिन आप उसे चबाएंगे तो वो खाना आपको पसंद नहीं आएगा। जब भी आप अपने चबे हुए खाने को, च्यूड फूड को जब आप देखेंगे तो वो च्यूड फूड जो पहले डिश थी उससे कहीं ज्यादा बुरा हो चुका है। बुरा मतलब दिखने में बहुत गंदा सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे छोटे टुकड़े हो गए और उसमें हमने जो भी डेकोरेट करके उस डिश को बनाया था वो सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मिक्स होकर और सब मिक्स होकर एक पेस्ट की तरह बन चुके हैं और साथ में उसमें लार रस मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो वो लार रस या सलाइवा किससे रिलीज होता है, इसके तालू के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और उस फूड के अंदर रिलीज होने के बाद क्या होगा, वो उस फूड में रिलीज होकर उसे सॉफ्ट बना देगा। उसके अलावा पहला रोल तो आपका सलाइवा का समझ में आ गया, सलाइवा क्या करता है, फूड को गीला बनाता है। दूसरा रोल सलाइवा का ये होता है कि आपकी बॉडी में आप वही चीज जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे दे वो होती है कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप जो खाना खाते हैं ना, गेहूं, चावल, ठीक है, अनाज खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। तो जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं वो बॉडी में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, क्योंकि हमने कहा था कि आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खा रहे हैं, वो बॉडी में जाके सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड होगा। तो जो आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लिया वो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। लेकिन कई बार ऐसा फूड भी होता है कि जो ग्लूकोज में कन्वर्ट ना होकर स्टार्च में कन्वर्ट रहता है, ठीक है। फिर से समझिए कि आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, आप खाना किस लिए खा रहे हैं, एनर्जी के लिए, ठीक। अब एनर्जी आपको किससे मिलती है, स्पेशली इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म होते हैं, एक स्टार्च होता है और एक ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब कुछ फूड तो ऐसा होता है जिसमें जैसे ही आपने खाना खाया तो ग्लूकोज मिल गया आपको, ठीक है। अब उस ग्लूकोज से आपकी सेल एनर्जी बना लेगी। लेकिन कुछ फूड ऐसा होता है जिसमें स्टार्च होता है जिसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और साथ में स्टार्च से एनर्जी बनने में टाइम लगेगा। तो जो सलाइवा होता है, जब आप खाने को चबा रहे होते हैं तो जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होता जाता है और मिक्स होने के साथ साथ वो जो सलाइवा होता है ना, वो स्टार्च को पहले किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। मतलब उसने आपका एक जो काम था डाइजेशन का वो आपके माउथ के अंदर ही कर दिया। क्या किया, जो स्टार्च था खाने में, जैसे कि पोटैटो होता है, आलू, इसमें स्टार्च पाया जाता है, चावल, ठीक है, तो वो स्टार्च को उन्होंने ग्लूकोज में यहीं का यहीं बदल दिया और बदलने के बाद वो ग्लूकोज अंदर जाएगा तो उससे एनर्जी बनते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से सलाइवा का दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो ये हो गया कि सलाइवा फूड को मॉइस्ट बनाता है, नमी वाला बनाता है, और दूसरा फंक्शन ये हो गया कि वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। सिंपल है ये चीज। अब यहाँ पर जो ब्यूकल कैविटी थी वहां पर पहला रोल आपको सलाइवा का समझ में आ गया। सलाइवा के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सलाइवा किससे निकलता है, तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगी, टंग। टंग का काम क्या है, तो टंग फूड को मैश करने का काम करती है, मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। उसे नमी करने के लिए जो सलाइवा और फूड दोनों को मिक्स होना जरूरी है पेस्ट बनने के लिए। तो टंग क्या करती है, जैसे हम खाना बनाते हैं ना, हलवा बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो हमें एक चम्मच चाहिए जिससे हम उसे हिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं, तो उसी तरह हमारी टंग काम करती है, ठीक। और तीसरा, टंग का एक फंक्शन तो है मिक्स करना, दूसरा फंक्शन टंग का है कि जो फूड पेस्ट बन चुका है, गीला बन चुका है, उसे धकेलने का काम करती है।
क्योंकि टंग होती है थ्रोट से कनेक्टेड, ठीक है। तो टंग आगे का हिस्सा उसका फ्लेक्सिबल है, तो आगे का हिस्सा ऊपर की ओर उठता है और वो जो फूड है या पेस्ट है जो मुंह में चपकर चिव्ड फूड बन चुका है, वो चिव्ड फूड टंग धक्का देकर ईसोफेगस में जाने देती है, यहाँ पर नीचे धकेल देती है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। तो टंग ने एक काम किया इसको मिक्स करना, सलाइवा और फूड को, दूसरा काम किया उसे धकेलना। अब सलाइवा, टंग और उसके बाद तीसरा फंक्शन आता है टिथ का, ठीक है। टिथ क्या करता है? टिथ का काम होता है चबाना, ठीक। अब टिथ के भी फर्दर हम 4 टाइप देखेंगे। 4 टाइप टिथ के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंसीजर। इंसीजर मतलब आगे वाले 2 बड़े दांत, आगे के और 2 वाले नीचे के, ठीक है। टोटल 4 होंगे, ठीक। तो मतलब ऊपर वाले जॉ में 4 है और नीचे वाले जॉ में 4 है, टोटल 8 होंगे इंसीजर, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। मतलब आप सबसे पहले आपके सामने कोई फल या कोई ऐसी चीज दे दी जाए तो आप उसे खाने के लिए सबसे आगे वाले दांतों का यूज करेंगे जब आपको उस फ्रूट को काटना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके जॉ के अंदर पॉइंटेड टीथ दिखाई देते हैं। मतलब कोई कठोर चीज होती है जिसको आप ऐसे सामने से नहीं काट सकते, तो आप मान लीजिए आपको गन्ना खाना है, तो गन्ना कितना हार्ड होता है, या कोई भी ऐसी हार्ड चीज खानी है तो आप डायरेक्ट उसे सामने से बाइट नहीं करेंगे, सामने वाले इंसीजर का यूज नहीं करेंगे। आप किसका यूज करेंगे? कैनाइन्स का। कैनाइन मतलब जो नुकीले दांत होते हैं, ऊपर वाले जॉ में 2 रहते हैं, नीचे वाले जॉ में 2 रहेंगे। किसके बाद? इंसीजर के बाद ही रहते हैं, ठीक है। उसका यूज करेंगे। तो वो दांत क्या करेंगे? फूड को फाड़ने का या टीयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। काटने के साथ साथ टीयरिंग मतलब बहुत हार्ड चीज होती है, उसे हम पॉइंटेड होने के कारण आसानी से खा सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग में तो हम ऐसा फूड बहुत कम खाते हैं, लेकिन आपने एनिमल्स में देखा होगा उन्हें तो फ्लैश खाना होता है दूसरे एनिमल का, ठीक है। तो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाना होता है तो उन्हें दूसरे एनिमल की स्किन भी काफी मोटी होती है। जैसे कि शेर किसी दूसरे एनिमल का शिकार करता है तो उसे कच्चा ही खाता है, ठीक है। तो उसकी स्किन, उसका जो फ्लैश होता है, मांस होता है, बहुत हार्ड होता है। इसलिए शेर के दांत जो आपने कैनाइन्स देखे होंगे वो ज्यादा नुकीले और बाहर की तरफ होते हैं, जो उसे खाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से कैनाइन्स के बाद आते हैं मोलर्स। मोलर्स मतलब छोटी दाढ़ जो नुकीले दांतों के बाद में रहती है, जो ऊपर और नीचे दोनों साइड रहती है, और वो फूड को चबा के और बारीक करते हैं। और सबसे लास्ट में वो प्री मोलर्स होते हैं, और सबसे लास्ट में बड़ी दाढ़ जो रहती है वो मोलर्स कहलाती है। मोलर्स और ज्यादा बारीक करके इस तरह से पूरा सारे टीथ अपना अपना फंक्शन करके फूड को बहुत ज्यादा पेस्ट जैसा बना देते हैं, इतना सॉफ्ट बना देते हैं कि वो यहाँ से फूड पाइप से आसानी से नीचे निकल जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना प्रोसेस, ये ऊपर वाले पार्ट को देखा जिसे हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस मतलब जहां से सिर्फ आप फूड को उठाते हो अपने हाथ से और अपने मुंह के अंदर रखते हो बाइट को, ये इंजेशन कहलाता है। अब इंजेशन के बाद क्या क्या हुआ है? सलाइवा, ये अंदर का जो गैप है वो ब्यूकल कैविटी है। इस ऊपर तालू की तरफ कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाता है। और टंग क्या करती है? टंग उसे मिक्स करती है सलाइवा और फूड को। सलाइवा स्टार्च को ग्लूकोज में भी बदल देता है, और साथ में टिथ अपने अपना फंक्शन दिखाकर उस फूड को बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह बनाते हैं और पीछे की तरफ फूड पाइप में धकेल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा, और फिर कल हम यहाँ से फूड पाइप से स्टार्ट करेंगे और बची हुई प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।